तो कल तक हम लोग आवेश पढ़ चुके हैं, आवेशों के बीच लगने वाला बल पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हम लोग आवेश का इलाका क्या होता है, कितनी दूर तक आवेश अपना प्रभाव दिखाता है। उसी के इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कोई होता है चार्ज, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रखे किसी चार्ज पे केवल फोर्स लगाए, वो अपना एक इलाका बना लेता है। ऐसे ऐसे इलाका बनाए, कहेगा मेरे इलाके में अगर कोई भी आया तो उसको मार के भगा देंगे। वही काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज है, अपना इलाका बना लेगा। इस इलाके में अगर कोई भी चार्ज आया दूसरा, चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, वो उसको फोर्स लगा के बाहर या अंदर करेगा जैसा चार्ज होगा। अगर इस इलाके के बाहर कोई चार्ज आया तो उस पर कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके इलाके के बाहर है। कहेगा तुम मेरे इलाके में हो ही नहीं, तो हम तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर वह अपना विद्युत प्रभाव दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज के चारों ओर का वह इलाका उसका जिसके अंदर वो कोई भी आता है उस पर अपनी चौड़ दिखाता है, कहता है कि ये मेरा इलाका है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखना पड़ेगा परिभाषा, लिखें आप लोग। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश पर अपना वैद्युत प्रभाव दिखाता है, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो जब भी हम लोग आवेश के बारे में कुछ भी, आवेश के बारे में तो बहुत पहले से पढ़े, जब भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग एक यूनिट चार्ज लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, दोनों एक ही बात है, जिसको हम लोग Q0 से दिखाते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और इसकी खासियत क्या है, यूनिट चार्ज यानी इसका जो वैल्यू रहेगा 1 यूनिट रहता है, यानी एक वैल्यू रहती है। तो इससे कैलकुलेशन में हम लोग की आसानी रह जाती है। अब बात कर लेते हैं, कोई भी चीज़ अगर अपना इलाका बनाएगा, नॉर्मली चारों तरफ वो बराबर इलाका बनाता है, और बराबर इलाका किस कंडीशन में आएगा, जब वो सर्कल बनाएगा। तो इसीलिए वो चारों तरफ अपने एक सर्कल बनाता है। मान लो चौकोर बनाएगा तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन ऐसा नहीं होता, चारों तरफ बराबर इलाका एक सर्कल बनाता है। अब इस सर्कल, इस इलाके में अगर कोई चार्ज आ जाए, कोई यूनिट चार्ज आ जाए, टेस्ट चार्ज आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इस पे बल किस साइड लगेगा, ये है तुम्हारा आवेश, इससे इस पे बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको दूर भगाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आवेश के वैद्युत क्षेत्र ये है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है ना इसका इलाका। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज मान लें तो इस पे इस साइड फोर्स लगा रहा है ये, और अगर निगेटिव चार्ज हमारा आ जाए, मान लो यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है, तो इस पे किस साइड फोर्स लगाएगा, या फिर हम लोग टेस्ट चार्ज लेके चलना है ना, तो हम लोग टेस्ट चार्ज ही लेके चलेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके चले थे, हम लोग इस चार्ज को बदल के देखेंगे, और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बल अंदर की ओर लगेगा। तो इस फिनोमेना, ये फैक्ट को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये फोर्स किस साइड लगा रहा था, बाहर साइड। इधर कोई चार्ज होगा तो इधर लगाएगा। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसकी अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकालना चाहे कि इसका विद्युत क्षेत्र किस साइड काम कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वो किस साइड रहेगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बाहर से अंदर की ओर। तो ये होता है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी कंडीशन पे हम लोग टेस्ट चार्ज को हमेशा वही पॉजिटिव लेके चलते हैं, अंदर चार्ज बदल के देखते हैं। अभी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। अगर हम लोग इसमें दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेके चल लें, मान ले, और दोनों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाना चाहें, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, ठीक। तो कैसे जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगा, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है। इसी तरह ये ऐसे, कुछ और ऐसे आएगा, और बाकी जो नहीं आ पाएगा वो इधर इधर सीधे चला आएगा इधर से। ये होता है हमारा दो आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हेडिंग डलेगी, उसमें लिखना है कि, और एक बात और, ये सब रेखाएं असलियत में दिखती हैं क्या, जब दो आवेश रख दोगे मान लो तो ऐसे लाइन चलते हुए नहीं दिखेंगे, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये लिखो, हेडिंग डलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धनावेश से निकलती हुई एवं ऋणावेश
पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये ऐसे डायग्राम बना लो, ऐसे करके ये पॉजिटिव चार्ज पे बाहर जा रहा है, निगेटिव चार्ज पे अंदर आ रहा है, और दोनों का एक साथ दिखा के ऐसे ऐसे गोला गोला कर दो। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गुण क्या होता है, क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, कहाँ से कहाँ चलती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलता है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, इस पे ऑप्शनल बनता रहता है, तो इसको ध्यान रखना। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। मतलब कि अगर दो आवेश हम लोग लेके चले प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पर हमेशा ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं होगा कि कभी ये वाली लाइन को ऐसे जाके ऐसे काट के आए, ये चीज़ कभी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे हम लोग इसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें, जब ये दो चीज़ आपस में काट दे रही है, मान लो यहाँ पे ये ऐसे काट दी, जब नॉर्मली ऐसे था तो डायरेक्शन किस साइड आ रही थी, इस साइड। जब ऐसे हो गया तो एक तो इस वाले के लिए डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी, एक इस वाले के लिए डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी। तो हम लोगों को कितना डायरेक्शन मिल गया, 2। यहाँ पे रखा तो एक ही चार्ज आएगा। अब एक ही चार्ज के कारण एक चार्ज पे दो तरफ डायरेक्शन कैसे लगेगी, नहीं लग सकती है ना। इसलिए कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो उस स्थान पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मालूम चलेंगी, जो कि असंभव है। ये दो प्रॉपर्टी मेन नोट कर लें आप। अब अगली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक तो हम लोग क्या बात कर लिए थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी इलाका। अब उस इलाके में वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें उसका मान निकालेंगे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। किसी चार्ज के किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर दिशा होती है ना, इसमें बता रहा है कि इस साइड ये फोर्स लगा रहा है। तो किसी आवेश के द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चार्ज पर लगने वाला बल, किसी चार्ज पर लगने वाला बल, यानी कि उस चार्ज पे कितना बल लग रहा है, इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि वहाँ पे वो कितना फोर्स लगा के उसको भगा रहे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही होता है और यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देख सकते हैं क्यू क्या है, आवेश। आवेश कैसी क्वांटिटी होती है, आदिश होती है कि सदिश होती है, आवेश अदिश होती है। आवेश अदिश होती है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। तो क्या इसमें कौन सी सदिश, फोर्स सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे केवल एक ही सदिश राशि है और यहाँ पे भी एक ही है, दोनों बराबर में है, यहाँ पे कुछ और है नहीं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। अगर यहाँ पे कोई और वेक्टर होता तो दोनों वेक्टर का रिजल्ट निकाल के जो डायरेक्शन मिलती वो होती इसकी, लेकिन यहाँ पे एक ही वेक्टर है तो दोनों बराबर में है, तो दोनों की डायरेक्शन बराबर हो जाएगी। यानी अगर इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगी, जो कि हम लोग देख लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो भी इसी तरह कुछ दिखा रहा था। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी आवेश द्वारा किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल को ही कह देते हैं, समझ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी परिभाषा कैसे लिख देंगे, अगर Q इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम लोग Q चार्ज इसकी बात करें ना, इस बल पे लगने वाले, इस चार्ज पे लगने वाले, Q इज इक्वल टू 1, तो E इज इक्वल टू F हो जाएगा। यहाँ से परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी एकांक आवेश पर, एक है, किसी एकांक आवेश पर किसी अन्य आवेश द्वारा लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। परिभाषा बनाना आसान है, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले अन्य आवेश द्वारा बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब इसको लिख लें और नोट कर लें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब हम लोग क्या पढ़ चुके,
चार्ज का इलाका पढ़ चुके, अब देखते हैं उस इलाके में वो कितना फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश द्वारा। अभी भी वही चीज़ आएगी हमारी यहाँ पे भी, लेकिन अब किताब वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के अलग हेडिंग बना दी, तो हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश द्वारा लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, Q है एक पॉइंट चार्ज। उस चार्ज द्वारा हम लोग को किसी पॉइंट P पे निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु चार्ज द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जहाँ पे हम लोग को निकालना रहता है वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, यूनिट चार्ज, ताकि हम लोग को निकालने में आसानी रहे। अब नॉर्मली हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पिछले जगह से हम लोग क्या देख के आए हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F/Q। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। कुछ देर के लिए हम लोग वेक्टर को भूल जाते हैं, मॉड की बात करते हैं। जब मॉड की बात करेंगे दोनों पे ये नहीं रहेगा। हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, क्योंकि हमें क्या पता है, दो आवेशों के बीच अगर चार्ज मतलब फोर्स लग रहा है तो वो इस डायरेक्शन में होगा। दो आवेश के बीच में निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इस वजह से वेक्टर हटा भी सकते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है। और इधर अगर फोर्स है तो इधर ही क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। E इज इक्वल टू F/Q। यहाँ पे Q कौन सा रहता है, इस वाला Q0 रहता है ना, जिस आवेश पर बल लग रहा है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तब अगर इन दोनों के बीच का हम लोग फोर्स निकालें तो फोर्स क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कूलाम बल। हाँ, तो इन दोनों की अगर बीच की दूरी कितनी है, अगर r है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, K Q1Q2/r²। तो F की जगह यहाँ F भी लिखा रहने देते हैं, चूँकि F इज इक्वल टू K Q और वो Q0/r²। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी, K Q0/r² और पूरे के बटा Q0, और ये इधर है तो ये इससे गुणे में आ जाएगा। ये समझने में कोई दिक्कत। तो हमें क्या मालूम चल गया, अगर किसी आवेश पर किसी अन्य आवेश द्वारा लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F/Q0 है और दोनों के बीच का बल K Q Q0/r² है, तो E इज इक्वल टू ये आएगा। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, Q0 से Q0 कट गया, तो E इज इक्वल टू K Q/r² ये मिल गया। अब ये हमें मिल गया फाइनल फार्मूला। ये फार्मूला क्या बताता है, ये आवेश है Q, ये वाला आवेश, इसी आवेश के लिए हमें विद्युत क्षेत्र कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना उत्पन्न करे, यही निकालना है। तो हमें क्या मिल गया, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया। वही मिला है ना, तो बस मिल तो गया, और क्या निकालना था, हो गया बस। कोई दिक्कत इसमें, देखो लो, वही निकाले, इसी के लिए हमें तीव्रता निकालनी थी, हम लोग निकाल दिए हैं। शुरू में हम लोग पिछले में परिभाषा क्या पढ़े हैं, किसी आवेश पर लगने वाला बल, किसी आवेश पर अन्य चार्ज द्वारा लगने वाला बल, इस चार्ज का अन्य चार्ज का ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये पढ़े थे। तो इसलिए हम लोग E इज इक्वल टू F/Q0 रख दिए। यहाँ पे E क्या है, इसके लिए तीव्रता है, ठीक। अब दो आवेश हम लोग जब लेके चल रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स रहेगा, जो इस पर फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा, K Q1Q2/r², K Q Q0/r² लिख दिए। आगे सॉल्व किए, Q0 कट गया, बचा क्या, K Q/r²। यहाँ पे Q क्या है, जिस आवेश के लिए हमें उत्पन्न निकालना है वही है। तो हमें क्या मालूम चल गया, जिस आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, K Q/r²। ये इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, ये तो हम लोग इस पे बल निकाले हैं, इसके कारण यहाँ पे कितना बल लग रहा है उसी को हम लोग कह दिए E। एक तो तरीका हम इसको लेके चले कि इस पे कितना लग रहा है, जो कि हम लोग ये लिख दिए हैं, और दूसरा तरीका है कि हम लोग निकाल दिए कि ये कितना लगा रहा है। दो तरीके, या तो ये कितना ले रहा है या तो ये कितना दे रहा है। ये जितना ले रहा है हम लोग ये निकाले, ये कितना दे रहा है हम लोग यही निकाल दिए। दोनों चीज़ एक ही है, बस दोनों का देखने में अलग है, लेन देन हो गया यहाँ पे। तो बस इसको नोट कर लें। और ऊपर अगर मान लो कभी गलती भूले भटके आ जाए एग्जाम में, ये कभी कभी आ जाता है, तो ऐसे नहीं लिखना है,
उसको लिखना है माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P जहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 रखा है उस पे आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद चूंकि E = F अपॉन Q0 और F = ये तो E = ये तो E = ये, अतः आवेश Q द्वारा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। ये स्टेटमेंट है। तभी हम लोग क्या बात कर लिए, एक आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब हम लोग मारे खनी आवेश के द्वारा निकालेंगे, ढेर सारे आवेश के द्वारा निकालेंगे। ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे आवेशों द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। हेडिंग डलेगी यही। तो अब हम लोग अभी तक क्या निकाले थे, किसी एक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग ढेर सारे आवेश लेके चलेंगे, Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn, n चार्ज हमारे पास बहुत सारा चार्ज है। उसके कारण हम लोग को किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। Q1 के कारण इस डायरेक्शन में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, E1 मान लेते हैं। Q2 के कारण वो फोर्स था, अभी E1 ये लिख चलते हैं, E2। Q3 के कारण और यहाँ पे वही हम लोग Q0 मान लेते, वो चार्ज अपना देसी वाला। Q4 कारण इधर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब ये सारे हमारे पास क्या है, सदिश हैं। Q4 यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पे E4 सारे सदिश हैं। सदिशों का जब कुल निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं ना। जब सदिशों का कुल निकालना रहता है तो सदिश योग कर देते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि अगर हमें बहुत सारे आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर, मतलब बहुत सारे आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो उसके द्वारा सब जितने भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सबका सदिश योग कर देंगे ऐसे। और वो कैसे करेंगे सवाल है, हम लोग देखेंगे इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसके कारण अब E1 का हम लोग फॉर्मूला लिखे आगे, इसको आगे ले जाएं। E1 क्या होगा, F1 अपॉन Q0। Q1 चार्ज इस पे F1 फोर्स लगा रहा होगा और Q0 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो F1 अपॉन Q0। E2 F2 अपॉन Q0, F2 अपॉन Q0। इसके बाद फिर से वही F3 अपॉन Q0 प्लस डैश 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 डैश, ये आया। अब इसको आगे ले जाएं, F1 अपॉन Q0 को हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिखें पिछले क्वेश्चन में, इसको हम लोग एक और चीज़ तो लिख सकते हैं। F को क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर बटे में Q0 था, तो Q0 से Q0 कटा तो क्या बचा, केवल K Q1 अपॉन R स्क्वायर बचा प्लस K Q1 अपॉन R स्क्वायर K Q2। और R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस पे मान लेते, डिस्टेंस अपने से R1 है, R2 मान लिया हम लोग, मान के चल रहे हैं, प्लस K Q3 अपॉन। तो हमारे पास एक अगला फार्मूला आ गया, दो फार्मूला मिल गया हमें जब बहुत सारे आवेशों द्वारा निकालना हो। तो एक तरीका यही है, डायरेक्ट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो उसका सदिश योग कर देंगे, और अगर आवेश के बारे में दे रखा हो, Q1 कितना आवेश है, कितनी दूरी पे रखा हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल देंगे। और एक और चीज़ देख सकते हैं, E = E1 + E2 + E3 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह हम लोग एक और चीज़ अभी देख चुके हैं, कल ही देखे थे, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें क्या होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत में किसी आवेश पर, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल तीसरे आवेश के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी अगर जो ये दोनों अकेले में कुछ फोर्स लगाते रहेंगे, तीसरा अगर आ भी जाएगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा तुम लगाते रहो, हम अपना उतना ही लगाएंगे, तो ये तब भी उतना ही लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोग जब उस पर टोटल निकालते हैं तो टोटल का रिजल्ट, मतलब ऐसे जोड़ के रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, और E = E1 + E2 + E3 वहाँ से हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद पता ही है, तो इसको भी नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ।